हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ दीपिका। आप देख रहे हो ज्ञान ध्यान। और तो कुछ ज्ञान ध्यान की बातें करेंगे हम आज। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का एक सेगमेंट एड्रेस करेंगे जो रहेगा मेजर सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेजर सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैं इम्पॉर्टेंट सारे वो सारे फैक्ट जो इंक्लूड करूँगी, डिस्कस करूँगी जो हमारे जीएस में पूछे जाते हैं। जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से। और इसके साथ साथ में लास्ट में मैं 10 एमसीक्यू भी डिस्कस करूँगी। प्रैक्टिस करेंगे वो सारे एमसीक्यू जो आज के हमारे जो ये डिस्कशन है इस पर बेस्ड रहेंगे। और वो सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ से, जो ऑलरेडी पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस। ओके। और अगर जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन तो आपको ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। टॉपिक पढ़ लेने से मतलब सफिशिएंट नहीं होता है जब तक आप उससे रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस करके नहीं जाते हो एग्ज़ाम में। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए गाइस, तो एक क्यूरियोसिटी आती होगी आपके अंदर, एक ये क्वेश्चन आता होगा ना कि भाई इतने सारे देशों से, इतने सारे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने एक एक करके चीज़ें क्यों लिए, हमने कोई एक पर्टिकुलर मॉडल क्यों नहीं अडॉप्ट कर लिया। इंडिया में आपको पता है कि इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं। बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं, बहुत सारे रिलीजन फॉलो किए जाते हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, राइट। तो आप देखोगे कि यूनिटी जो मेंटेन करनी थी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो इसके लिए ज़रूरी था हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उनका जो मानना था ये कि अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द वर्ल्ड जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं क्यों ना हम उन्हें अडॉप्ट करें। ओके। तो ऑलरेडी एक तरीके से जो इतनी अवेयरनेस हो चुकी थी जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, कि कौन सी चीज़, कौन सा कॉन्सेप्ट या कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम, कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है दुनिया भर में, और वो इंडिया में कैसे सुटेबल रहेगा, एज इट इज़ रहेगा या कुछ मॉडिफिकेशन के साथ रहेगा। तो इस तरीके से बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस द ग्लोब जो अवेलेबल थे वो कोशिश की गई हमारे जो फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उनके द्वारा इंडिया में इनकॉर्पोरेट करने की। ओके। तो इसकी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट है, और साथ ही साथ में दुनिया भर के जो सिस्टम्स हैं उनमें से बेस्ट चीज़ें हमने ली हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ सोर्सेज जहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस लिए गए हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जहाँ से मैक्सिमम प्रोविजंस लिए गए हैं प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके। तो व्हाट आर दीज प्रोविजंस, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, जो किस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है कैसे काम करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस क्या रहेंगे, राइट, किस तरीके से इनके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। तो ये सारे ज़्यादातर चीज़ें हमने 1935 से लिया है। देन इमरजेंसी प्रोविजंस, पब्लिक सर्विस कमीशंस, जुडिशरी, ऑफिस ऑफ द गवर्नर एंड द फेडरल स्कीम, जो डिवीज़न ऑफ द पावर है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। तो ये फेडरल स्कीम भी हमने 1935 एक्ट से बोरो किया है, 1935 एक्ट से लिया है। ओके। तो बहुत सारे एलिगेशंस लगते हैं। अच्छा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें है वो पूछा जाता है फेडरल स्कीम हमने कहाँ से ली है, राइट। ये आपको रिपीट मोड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेडरल स्कीम हमने किस एक्ट से ली है, तो वो है 1935 एक्ट। तो बहुत सारे जो मतलब क्रिटिक्स हैं वो एलिगेशन लगाते हैं कि जो प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या है, कार्बन कॉपी ऑफ द 1935 एक्ट है, या अमेंडेड वर्जन है 1935 एक्ट का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस हमने 1935 एक्ट से लिए हैं। ओके। तो और जैसे कि सर आइवर जेनिंग्स हैं, इनका मानना है कि जो 1935 का जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें से ही प्रोविजंस को कॉपी किया गया है। दिन पीआर देशमुख हैं, ये कहते हैं कि जो हमारा 1935 एक्ट है उसको ही कहीं ना कहीं मतलब अडॉप्ट कर लिया गया है। तो ये क्रिटिक, जब ये इस तरीके के एलिगेशंस लग रहे थे, डिबेट चल रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो बी आर अम्बेडकर आप देखेंगे कि एक रिप्लाई देते हैं, क्लैरिफिकेशन करते हैं कि जो ये सब है ठीक है,
कि हमने चीज़ों को अडॉप्ट किया है, चीज़ों को लिया है 1935 एक्ट से, तो इट इज़ अ रीप्रोड्यूस्ड वर्जन, ओके। और ये गुड पार्ट हमने लिए हैं, जो 1935 एक्ट के जो गुड पार्ट्स थे, जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड सिस्टम था, उसको ही हमने रिप्रोड्यूस किया है, ओके। एंड वाई क्यों रिप्रोड्यूस किया गया है गुड पार्ट्स ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट एक्ट 1935? क्योंकि ऑलरेडी मोर देन अ डिकेड हो गया है जब इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम काम कर रहा है, ओके। 1935 से लेकर जब 1947 में इंडिपेंडेंस मिलती है और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया करके 1950 में जाकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स में आ जाता है। तो इतने सालों तक हमने ये 1935 एक्ट के आधार पर ही तो गवर्नेंस किया था। जो गवर्नमेंट है वो रन कर रही थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रन कर रहा था, तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो गया था, सिस्टम सेटअप हो गया था, तो उसमें कंटिन्यूटी मेंटेन की गई। और फिर ये भी एक्सपीरियंस हो गया था कि कौन से प्रोविजंस हैं 1935 एक्ट के जो इंडिया के लिए सुइटेबल हैं, जो इंडिया में काम अच्छे से काम कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो ये इन सब चीज़ों पे कंटिन्यूटी करने के लिए किया गया। खैर ये एक बस डिबेट का टॉपिक है और बस मैंने आपको ऐसे जानने के लिए बता दिया ये चीज़ें। ये पूछी नहीं जाती हैं एग्जाम में, बस मैंने आपके नॉलेज के लिए बताया ये चीज़, ओके। सो अदर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो यूएस इसमें इम्पॉर्टेंट आ जाता है एक, जिससे हमने लिए हैं फंडामेंटल राइट्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, हर एक एग्ज़ाम में आपको ये कभी ना कभी मिल जाएगा। देन इंडिपेंडेंस जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, देन रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो इसमें से फंडामेंटल राइट्स तो आपको बहुत जगह क्वेश्चन मिल जाएगा। देन जुडिशियल रिव्यू का क्वेश्चन मिल जाएगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे फैक्ट नहीं पूछे जा सकते हैं, कुछ भी फैक्ट पूछे जा सकते हैं ना, क्योंकि सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद करके जाना है। तो और दूसरी चीज़ मैं और आपको बोलना चाहूँगी कि जो फैक्ट नहीं याद होते हैं, आपके पास स्टिकी नोट्स होंगे ना, वो जो छोटे छोटे कलरफुल पेजेस आते हैं, तो उसमें आप एक ये पॉइंट्स को लिख सकते हो और अपने स्टडी टेबल के आसपास लगा लो, जो फैक्ट आपको बार बार भूल जा रहे हैं, ताकि जब आप स्टडी करने बैठो, जब आप ब्रेक ले रहे हो, तो आपकी नज़र उन स्टिकी नोट्स पे जाएगी और आराम से आप देखोगे कि हाँ ये है। इस तरीके से आपके मल्टीपल रिविजन्स हो जाएंगे। तो मल्टीपल रिविजन्स के बाद फिर फैक्ट क्या है ना, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और आपको भूलेगा नहीं। तो ये काम ज़रूर करना, जो भी फैक्ट्स आपको नहीं आते हैं उसको इस तरीके से याद करने की कोशिश करना। देन आ जाता है कनाडा। कनाडा से हमने क्या चीज़ें ली हैं? फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब जहाँ पर फेडरेशन तो है, मतलब डिवीज़न ऑफ पावर तो है सेंटर और स्टेट के बीच में, राइट, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो सेंटर है हमारा वो स्ट्रॉन्ग है। जो यूएसए का मॉडल है, फेडरल मॉडल जो है, वो आइडियल फेडरल मॉडल है, बट इंडिया में हमने वो सिस्टम एज इट इज़ बोरो नहीं किया, हमने कनाडा से इंस्पायर किया, जहाँ पर सेंटर को थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डरनी सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग एक्स्ट्रा पावर दी है, स्ट्रॉन्ग सेंटर क्रिएट किया है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। एक रीज़न मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि जैसे कि इंडिया में आप देखोगे कि जो ये यूनियन बना था, जो फेडरल सिस्टम बना था, आप देखोगे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन ऑफ इंडिया वर्ड यूज़ किया गया है, ना कि फेडरेशन। क्यों? क्योंकि जो स्टेट थे ना वो विलिंगली नहीं आए थे, एक तरीके से यूनियन क्रिएट किया गया था और हमें उनको जोड़कर रखना था, ओके। वो स्टेट उस जो स्टेट हैं अपनी ऑटोनॉमी ना माने, सेपरेट स्टेट की डिमांड ना करें, जो हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे हुआ था, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, ये इंडियन यूनियन को ज्वाइन नहीं करना चाह रहे थे, ये एक अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाह रहे थे। अब आप सोचो, जैसे फॉर एग्जांपल हैदराबाद था, तो है अब इंडिया का जो मैप है उसमें देखिए हैदराबाद कहीं बीच में है, आसपास इंडिया है और बीच में हैदराबाद एक अलग सेपरेट कंट्री है, राइट। कैसे चलता है ये सब चीज़ें? तो स्ट्रॉन्ग फेडरेशन या स्ट्रॉन्ग सेंटर की ज़रूरत थी, ताकि यूनिटी है जो इंडिया में मेंटेन किया जा सके, यूनियन को मेंटेन किया जा सके, कभी एक्स्ट्रा ऑर्डरनी सिचुएशन आती हैं तो उन्हें डील किया जा सके, ओके। जिस तरीके की इंसर्जेंसी होती है नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है हमारे, फिर या जम्मू कश्मीर हो गया, या मिलिटेंसी या नक्सलिज्म होता है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेंटर का रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ओके। नेक्स्ट, खैर हम अपने पॉइंट्स वापस फैक्ट में आते हैं। कनाडा विजिट जो हमारे ये रेसिडरी पावर्स हैं वो सेंटर्स को दी गई हैं,
जबकि जो यूएसए में यूएसए के फेडरेशन में क्या है, जो रेसिड्यूरी पावर्स हैं वो स्टेट के पास हैं। अब ये रेसिड्यूरी पावर्स क्या होती हैं, 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सब्जेक्ट्स हैं उनको डिवीज़न है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे जो हमारा यूनियन सेंटर है वो लॉ बनाता है, सब्जेक्ट लिस्ट में हमारा स्टेट लॉ बनाता है, जो कंकरेंट लिस्ट है इस पर दोनों ही लॉ बनाते हैं, सेंटर और स्टेट। ओके, बट फिर भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट बच रहे थे जो इन तीनों कैटेगरी में नहीं रखे गए और ये सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट थे। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रेसिडरी पावर्स की कैटेगरी में रखे गए और ये पावर किसको दी गई, ये किसके जुरिडिक्शन में आए, सेंटर या यूनियन के जुरिडिक्शन में आए। ओके, और ये मॉडल हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से। देन अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, ये भी हमने कनाडा से लिया है। देन एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब जब कभी प्रेसिडेंट को ज़रूरत होती है किसी पॉइंट पे सजेशन लेने की जो गवर्नेंस या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन से रिलेटेड होते हैं, तो हम जो प्रेसिडेंट है वो अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को टू गेट द सजेशन। ओके, तो ये भी हमने कनाडा से लिया है। देन कंकरेंट लिस्ट, जो कंकरेंट लिस्ट की हम बात कर रहे हैं ना, जो 7th शेड्यूल में है जिसमें सेंटर और जो आपका स्टेट है दोनों ही लॉ बना सकते हैं उन सब्जेक्ट पे, तो ये कंकरेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। बहुत पूछा जाता है, एक तो ये इसका ये वाला पोर्शन और देन सेकंड ये भी बहुत पूछा जाता है। देन कंकरेंट लिस्ट बहुत पूछा जाता है ये वाला टॉपिक। देन फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। देन आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ दिस टॉपिक, आपको बहुत जगह रिपीटेड मोड में मिल जाएगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से। देन नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, ये हमने आयरलैंड से लिया है। देन मेथड ऑफ इलेक्शन टू प्रेसिडेंट, ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। एक और इम्पॉर्टेंट जापान से जो पूछा जाता है वो है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा गया है एग्जाम्स में, तो ये हमने जापान से लिया है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मतलब जो हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं वो किसी लॉ के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए हैं। ओके, दूसरा वर्जन होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो अमेरिका में है। देन यूके से हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें ली हैं क्योंकि इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी रहा है, तो बहुत सारे प्रोविजंस हैं जब हमने यूके के गवर्नमेंट या यूके के जो सिस्टम है पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ से बोरो किया है। तो जैसे कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पूछा गया ये क्वेश्चन। देन रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाई कैमरलिज्म या जनरल इलेक्शन, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हमने यूके से लिए हैं। ये तो बहुत पूछा जाता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट आते हैं जर्मनी। जर्मनी से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो आपको पता है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है और इसीलिए कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स ऑब्सोल्यूट नहीं है। ओके, तो ये जब हम फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करेंगे तब हम इस टॉपिक को डिटेल में करेंगे। अभी आप ये जान लो कि जो फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन होता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये प्रोविज़न हमने जर्मनी से लिया है। देन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से हमने लिया है प्रोसीजर अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट बहुत बार पूछा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोविज़न है ये हमने कहाँ से लिया है, तो साउथ अफ्रीका। देन इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, सो ये प्रोविज़न हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। देन फ्रांस, फ्रांस से जो पूछा जाता है वो है आइडियल्स ऑफ द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, हमने कहाँ से लिया है, तो ये हमने फ्रांस से लिया है। यूएस के साथ कंफ्यूज मत करना इस चीज़ को। ओके, देन रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट, ये भी हमने फ्रांस से लिया है। रसिया, रसिया की अगर बात की जाए तो इसमें हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या ली है जो पूछा जाता है हमारे एग्ज़ाम में, फंडामेंटल ड्यूटीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो हमारे वेरियस एग्जाम्स में पूछा गया है। और देन आइडियाज़ ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जो सोशलिस्ट आइडियल्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं एज एन ऑब्जेक्टिव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, तो वो जो हमारे प्रियम्बल में ये वर्ड मेंशन है ना, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जब प्रियम्बल मैंने डिटेल में डिस्कस किया उसमें ये सब चीज़ें मैंने डिटेल में बताया है। ऊपर आई बटन पर मैं लिंक दे रही हूँ, आप देख लेना जाकर उसे भी। ओके, तो ये हमने कहाँ से लिया है, रसिया से लिया है, तो ये भी पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। तो अभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने ऑलरेडी बता दिए जो मेजर फैक्ट हैं जो पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में आपको। तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं।
सी क्वेश्चन मैं फिर से सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो एग्ज़ाम के लिए तो उसके एमसीक्यूज़ ज़रूर प्रैक्टिस करना। इससे क्या होता है, क्लैरिटी आती है हमें और हम ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज नहीं करते। क्योंकि कई बार जो ऑप्शन होते हैं वो इतने क्लोज होते हैं ना कि हम दो में तो ज़रूर ही कन्फ्यूज़ होते हैं, ये कि ये। तो ये कन्फ्यूज़न दूर तभी होगा जब आप जितना ज़्यादा एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करोगे। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आती है यहाँ से। सो द कंसेप्ट ऑफ जनरल इलेक्शन बोरोड फ्रॉम, ये हमने देखा कि कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। देन आइडिया ऑफ 5 ईयर प्लान्स, सो 5 ईयर जो प्लानिंग सिस्टम है ये हमने कहाँ से लिया था, यूएसएसआर से। ओके, क्योंकि सोशलिस्ट मॉडल हमने जो अडॉप्ट किया है। देन कंसेप्ट ऑफ इम्पीचमेंट जो हमारा है प्रेसिडेंट का, वो हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से। ओके, सो जो इम्पीचमेंट वर्ड है ना वो सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए ही यूज़ किया गया है, दो कि इस क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं था कि किसका इम्पीचमेंट की बात हो रही है। तो जब इम्पीचमेंट की बात होती है तो मतलब प्रेसिडेंट, क्योंकि और बाकी सबका हटाने की प्रक्रिया को रिमूवल कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आप जब पढ़ोगे तो इम्पीचमेंट वर्ड जो है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज़ हुआ है। तो अगर यहाँ पे आगे मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि किसका इम्पीचमेंट की बात कर रहा है, तो आपको ये लॉजिक ही लगाना है या आपको पता होना चाहिए कि इम्पीचमेंट वर्ड प्रेसिडेंट के मैटर में बात की गई है। जबकि बाकी सब में जैसे कि रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, रिमूवल ऑफ द इलेक्शन कमीशन, रिमूवल ऑफ द हाई कोर्ट जजेस, रिमूवल ऑफ द स्पीकर ना, तो बाकी सब के लिए रिमूवल की बात की गई है। ओके, नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आइडिया ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर, तो ये कहाँ से, सॉरी ये है आपका साउथ अफ्रीका। ओके, सो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, साउथ अफ्रीका। ओके, मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको आंसर में। ओके, इट वुड बी मच बेटर ना। ओके, सो ये हो गया यूएसएसआर, देन ये हो गया जनरल इलेक्शन का ब्रिटेन। ओके, अब तो कंफ्यूज नहीं हो गए ना। तो द आइडिया ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हो गया हमारा साउथ अफ्रीका। देन आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, हम किससे लिए हैं, हमने ये फ्रांस से लिए हैं, हमने लास्ट में भी डिस्कस किया। देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमारे हो गए आयरलैंड। ओके, देन द कंसेप्ट ऑफ नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये भी हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से। देन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट इज बोरोड, तो कंकरेंट लिस्ट आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम वॉज बोरोड फ्रॉम, सो इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमने देखा था कहाँ से था, यूएसए से था। एक लास्ट क्वेश्चन है कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ये हमने देखा था जर्मनी से लिया है। अब हो सकता है जब आप पहली बार पढ़ रहे होगे ये टॉपिक को तो आप एक बार में ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, लेकिन ट्रस्ट मी गाइज, आप जितना बार रिवीजन करोगे इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगने लग जाएंगे और आप कर लोगे। और ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और आपको ये क्वेश्चन मिले तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको कहाँ मिला था वो क्वेश्चन ना। तो ये सारे मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ही इंक्लूड किए हैं। ओके, तो होप सो कि कुछ आपको आज सीखने को मिला है इस डिस्कशन से या इस सेशन से। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। और अगर आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग लाइक दिस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।